नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ईरान और अमेरिका के जो हालात हैं उसी को लेकर चर्चा आज हम करने वाले हैं, लेकिन ये चर्चा खास इसीलिए है क्योंकि इससे पिछले पॉडकास्ट में जब हमने ईरान और अमेरिका के बारे में बातचीत की थी तो जो मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उनकी तरफ से कहा गया था, अभय उपाध्याय जी की तरफ से, कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान पर हमला करने वाला नहीं है। तो ये कैसे हुआ अभय उपाध्याय जी? क्योंकि एक अमेरिका सबसे बड़ी ताकत, वो किस तरीके से कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईरान उल्टा आंख दिखा रहा है, अमेरिका डर गया है। ये देखिए, मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सीधा इस लिहाज से था कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो करेगा क्यों। ठीक है, पहली बात थी कि वो बहाने बना रहा था, मतलब जो एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा था हमला करने के लिए या धमकी जो दे रहा था, उसमें यह था कि जो सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान में, वो उसको आधार बना के वो कह रहा था कि हम इसके ऊपर आप पर अटैक करेंगे, अगर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट किया गया, उनको फांसी दी गई। तो उसके बाद अभी जो लेटेस्ट ईरान को लेकर ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें उसने कहा कि नहीं, हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जो लोग अरेस्ट हुए हैं। तो हम बस इतना ही कहा, लेकिन उससे उसका मतलब ही निकला कि ईरान पर अमेरिका फिलहाल अटैक नहीं करेगा। अटैक करना कहना बहुत आसान होता है, अटैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है जहां सत्ता को लेकर वहां के लोगों में नाराज़गी थी। इसीलिए जब वहां से मादुरो को उठाकर ये लोग ले गए उनकी पत्नी के साथ, तो कुछ लोगों ने निकलकर सड़कों पर जश्न भी मनाया। लेकिन ईरान में वैसी स्थिति नहीं है। ईरान में लोगों की अपनी सरकार से नाराज़गी हो सकती है। पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने यही कहा था, दुनिया की कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती जहां पर कि 100% लोग उसकी तारीफ करें, नहीं तो अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। तो ईरान है, ईरान में भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ख़राब होंगी, नौकरियां नहीं मिल रही होंगी, तो लोग कहाँ जाएंगे? उसके लिए कोई अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया तो आएंगे नहीं। वो तो अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो इससे हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि वहाँ के लोग एकदम से वहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे हालात में अगर अमेरिका कहेगा कि मैं हमला करूँगा, तो एक तो यह है कि ईरान की जो सेना है, जो हम लोगों ने इस पर ही पहले बात की थी, वो पूरी तरीके से खामेनी के साथ है। तो खामेनी को इंटरनल कोई खतरा नहीं है। तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि अमेरिका ने हमला कर भी दिया, तो ईरान ने तो खुला बोल दिया था कि हम इसराइल को मिटा देंगे। हमने आयरन डोम वाली बात भी वही कही थी, फिर वो बात सामने आएगी। क्योंकि आज हमने उससे एक कदम आगे की बात करनी है, इसलिए थोड़ा सा उसकी चर्चा हमने कर ली। और जो उसके दो दोस्त हैं खाड़ी के देशों में, अमेरिका, वहाँ ईरान हमला कर देगा, और उसमें से किसी की भी ताकत ईरान से ज़्यादा नहीं है। तो अमेरिका जब तक पहुँचाएगा, ठीक है, अमेरिका भी चाहेगा तो ईरान को बर्बाद कर देगा, लेकिन उससे पहले उसको अपनी ये जो दोस्त जो कंट्रीज़ हैं, वो उनकी बलि देनी पड़ेगी। ईरान उनकी बलि ले लेगा। हाँ, ये जो आप खाड़ी के देशों का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि खबरों में जो हमने पढ़ा कि ये मुद्दा उठा था कि उन देशों ने ट्रंप से बातचीत की है कि इस हमले को फिलहाल के लिए रोक देना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अमेरिका ने, ये जब शुरुआत हुई थी ईरान में, उस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि प्रदर्शनों को, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को जो फांसी दी जा रही है उसको रोकना चाहिए। अब ये तो देखिए रुक गया है। तो क्या ईरान से सिर्फ इतना ही ट्रंप को चाहिए था, या ये जो घटना हुई उसके बाद वो प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक दी गई, तो क्या सेटिस्फाई है अमेरिका, या दिमाग में कुछ और चल रहा था और दिखा कुछ और रहा था? अब अमेरिका, और अभी तो अमेरिका की जब बात करते हैं तो मैं तो सिर्फ ट्रंप की बात करता हूँ। जाहिर तौर पर तो अमेरिका, ट्रंप के सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई होने का कोई सवाल नहीं उठता है। एक वैसे आदमी के बारे में कितनी बात करें और किस तरीके से बात करें, जो किसी और को, मारिया कोरिना मचाडो को जो नोबेल प्राइज़ मिला, वो उन्होंने दे दिया ट्रंप को, और ट्रंप ने उसको ऐसे डिस्प्ले किया जैसे उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया। तो मेंटल स्टेट उस आदमी का ये समझ लें, तो उसके बारे में क्या बात करें कि वो किस बात से सेटिस्फाइड है और किस बात से डिससेटिस्फाइड है। हाँ, बात ईरान की जब आती है तो बेसिकली मुझको लगता है कि देखिए, ईरान ने भी आंख दिखाई है। हाँ। जो पहला सवाल था उसको पूरा कर दे, फिर उसी से कनेक्टेड इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। कि अब ईरान ने दो तरीके से संदेश दिया है, दो मैसेज दिए ईरान ने।
एक तो अपने लोगों के बीच भी उसने मैसेज दिया है कि जो लोग भी सड़कों पर उतर के आ रहे हैं और कुछ हो सकता है उनमें से कुछ ग्रुप्स को लगा होगा कि वैसे हमारी मदद के लिए आएगा तो हम डटे रहेंगे, तो ईरान ने सीधा मैसेज उनको भी दे दिया कि देखो तुम जिस अमेरिका की उम्मीद पर बैठे हो, हमने उसको सीधे आंख में आंख डालकर धमका दिया है। बिल्कुल, उसको धमकी दे दी है कि अगर कुछ करोगे तो हम बहुत बुरा करेंगे तुम्हारे साथ। अब वो किस फॉर्म में करेंगे, तो वही जो कंट्रीज़ हैं और ये सब जो बातें हम लोगों ने पहले कर ली हैं। और उसके साथ साथ ईरान ने एक और इस धमकी से जो गल्फ है उसमें एक मैसेज दे दिया कि इंडिविजुअल कंट्रीज़ की अगर बात करें वहाँ पर, भले सऊदी अरेबिया है उसके पास भी वैसे ही तेल का भंडार है और बहुत पैसे हैं, सबको मैसेज दे दिया कि अगर यहाँ पर कोई उठ के खड़ा होने वाला है तो ईरान है, और ईरान सबसे मजबूत देश है इसके बीच में। तो कई लेयर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ईरान ने मैसेज दे दिया है, अपने इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं उसको भी ईरान ने मैसेज दे दिया है। अब रही बात कि अमेरिका क्या इससे सेटिस्फाइड हो गया, तो ट्रंप की एक नीति रही है और वो बहुत ही ओपन और क्लियर है कि वो बेसिकली वो बार्गेन करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। लेकिन ट्रंप फिलहाल 2 कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं। अब इसका जब आउटकम निकल के आता है तब समझ में आएगा कि क्या अंदर से क्या पॉलिटिक्स चल रही थी। एक इंडिया के साथ ट्रेड डील में, क्योंकि ये उनके ही सेक्रेटरीज आकर बोल चुके हैं सामने कि हमने पिछले साल 3 कंटिन्यूअस एक के बाद एक फ्राइडेज का वक्त दिया था, डेडलाइन दिया था इंडिया को कि पीएम मोदी बात कर लें, और मोदी ने उनको फ़ोन नहीं किया। भले ही उसके बाद ट्रंप ने बोला कि मोदी ने मुझसे बोला कि सर मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे वैसे, तो ये कोई लैंग्वेज में कोई भी कितना भी छोटे कंट्री का हेड हो किसी दूसरे से ऐसे नहीं बात करता है, और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ऐसे बात करेगा इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। और बाद में जापान के एक मीडिया हाउस ने और जर्मनी से भी ये बात निकल कर आई कि किस तरीके से 6 बार ट्रंप ने कांटेक्ट करने की कोशिश की मोदी ने, और उस मोदी ने डिनाई कर दिया। तो ये एक पॉलिटिकल लेवल पर ये गेम चल रहा था रस्सा कशीदा। और दूसरा जो टफ कंट्री अमेरिका के सामने खड़ा हुआ वो ईरान है, और ईरान के साथ कोई पॉलिटिकल डील या ट्रेड डील नहीं चल रही है, वहाँ मरने मारने की बात चल रही है। बिल्कुल। और ईरान ने इसमें कहीं भी ओपन फोरम पे कहीं भी अपना पैर खींचे नहीं, पैर पीछे नहीं खींचा। उसने कहा कि तुम हमला करो हम भी मारेंगे। ठीक है। और यहाँ तक कि ट्रंप ने जब स्टेटमेंट दे दिया कि वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फांसी पर नहीं लटकाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो इसके आगे ट्रंप ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ईरान ने जरूर बोला कि हम मारेंगे तुमको जरूर। अपनी भाषा में तो वो है नब्ज पकड़ना, वही है, वही चीज़ किया है। तो जो डील की बात हो रही थी, हो सकता है कि इस डील के जरिए अमेरिका ये इंश्योर करना चाहे कि ईरान आने वाले 4 साल में, 5 साल में, कुछ वक्त तक या एक डील के मुताबिक इसराइल पर फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, है ना। अमेरिका के जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक फोरम बने और जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा, तब उसको डिस्प्यूट के ऊपर बात करेंगे। तो ये पॉलिटिकल मनूवर्स चलते रहते हैं और इसमें हो सकता है कि ईरान शामिल हो जाए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो अपर हैंड है इस बयानबाजी और धमकाने में, वो तो इराक का ही ईरान का है। ठीक है। देखिए, पिछले 2-3 दिन से खबर थी कि अमेरिका अब हमला करेगा, अब 2 घंटे में, अब 24 घंटे में, अब अगले दिन। उसके बाद अब आज इस खबर को भी दूसरा दिन है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, युद्ध जो है वो टल गया है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही कि सबसे पहले अमेरिका ने जब युद्ध की संभावनाएं थी अपने नागरिकों को कहा था जल्द से जल्द ईरान से निकल जाओ, फिर कनाडा ने कहा, फिर तमाम देशों ने कहा, उसके बाद भारत ने भी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके वहाँ के छात्रों का डेटा इकट्ठा करके, हालांकि वो फ्लाइट में हम तक पहुँच गए। उसके बाद भी न्यूजीलैंड ने वहाँ पे एम्बेसी बंद कर दी है। अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो उसके बाद ऐसी स्थिति क्यों बन रही है अभी जी? देखिए, 2 बातें इसमें। एक तो अमेरिका ने जब अपने लोगों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा, तो क्या बाद में उसने इंश्योर किया कि अमेरिका के जितने लोग थे वहाँ से निकल गए? तो ये एक प्रेशर की भी टैक्टिक्स होती है कि अब ट्रंप बोल रहे हैं कि भैया अपने सारे लोग निकल जाओ 24 घंटे में, मतलब तो इसीलिए लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि अगले 24 घंटे में वहाँ हमला हो जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो दूसरे ममालिक हैं, न्यूजीलैंड है या फिर इंडिया है, ऐसी जो भी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए क्या होता है कि इस लड़ाई में उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। और हमारे लोग हैं, पढ़ने गए हैं, यहाँ के तालिबा स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए गए हैं, कुछ लोग नौकरी करने गए हैं, एम्बेसी है, वहाँ हमारे अधिकारियों की फैमिलीज़ हैं, उनकी सेफ्टी फर्स्ट हो जाती है फिर वैसे कंडीशन में कि उनको निकाला जाए। क्योंकि डाउट्स तो है ना, अगर मान लीजिए कि जैसे नतान्ज में और फोर्डो में जिस तरीके से अटैक किया था अमेरिका ने,
किया तो था ही न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। तो अगर एक सिंबॉलिक भी या एक लो इंटेंसिटी अटैक भी अगर अमेरिका कर देता और हमारे देश का एक भी नागरिक मारा जाता तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। बिल्कुल और मौजूदा सरकार ने एक मोटो बना रखा है कि अगर हमारा एक आदमी बाहर है तो हम उसको लेके सेफली उसको लेके आ जाएंगे। तो हर एक कंट्री, जिन जिन कंट्रीज़ ने ऐसी एडवाइजरी जारी की, उनका मकसद यही था। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको बहुत ही सीरियसली लिया, डेटा निकलवाया। अब ये दिक्कत वहाँ ज़रूर आ रही थी कि चूँकि इंटरनेट बंद था तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ के किन किन शहरों में हैं, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में हैं और किन को आने की ज़रूरत है, कौन मदद मांग रहे हैं, तो एकदम से वो कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। फिर भी अलग अलग तरीके से ऐसा करने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि अपने लोग हैं, क्यों फंसे रहे हैं उस लड़ाई में, हाँ। तो उनको सेफली ले आया जाए, फिर वापस से लोग चले जाएंगे जब लड़ाई शांत हो जाएगी। तो पिछले पॉडकास्ट में भी हमने मीडिया की खबरों को लेकर भी बातचीत की, जिस तरीके से पूरे ब्रिटेन में चल रहा है। उसके बाद अब जो ताज़ा अपडेट आती है, ईरान की तरफ से कहा जाता है कि M16 और मौसाद, इन दोनों एजेंसीज ने हमारे देश में आके हमारे ऐसे लोगों को जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है या जो कमज़ोर वर्ग के हैं, उनको $200-300 में ख़रीद लिया और हमारे यहाँ ईरान में ऐसी स्थिति बनाई कि हमले कराएं, इस्लामिक क्रांति का भी रूप दिया उस चीज़ को। तो क्या मानते हैं कि पिछले पॉडकास्ट में जब हमने बात की थी कि ब्रिटिश कह रहा था, ब्रिटेन कह रहा था, माफ़ कीजिएगा, कि ऐसी स्थिति हो रखी है, इस्लामिक क्रांति है, जिसको आपने सिरे से खारिज कर दिया था। अब ये M16 और मोसाद वाली बात कितनी सच्ची लगती है? देखिए, अब इसके बाद जब ऐसी, आज का दौर पहले से काफ़ी बदल चुका है, जब ये सोशल मीडिया का दौर है जिसमें हर एक व्यक्ति के पास हर एक तरीके की जानकारी पहुंच जाती है, तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे अमेरिका को अगर कहीं पर अटैक करना होगा तो वो अपना नैरेटिव सेट करेगा, उसको लॉजिकली करेक्ट ठहराएगा। जैसे वेनेजुएला में जो उसने किया, तो ट्रंप ने पहले ये बताने की कोशिश की कि जो ड्रग्स हैं वो पहुंच रहे हैं अमेरिका वेनेजुएला में, जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है और वहाँ से स्मगलिंग होती है ड्रग्स की। लेकिन एक डेटा आया था, उसमें एनालिसिस ये था कि जो वेनेजुएला से ड्रग्स जाते हैं अमेरिका में, वो टोटल स्मगलिंग का 2 से 2.5% का उसमें उसका कंट्रीब्यूट करते हैं, मैक्सिमम 3%। होना तो 1% भी नहीं चाहिए किसी कंट्री का, लेकिन क्या ये आधार है कि आप किसी दूसरे कंट्री को जो छोटा है, कमज़ोर है, उसके प्रेसिडेंट को एबडक्ट करके ले आएंगे? बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक पहले पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जिससे कि जो भी हमारा एक्शन हो उसको लेजिटिमाइज किया सके। इसीलिए पहले जो ईरान में जो अनरेस्ट था लोगों के बीच में, उसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश की गई। अब मौका ईरान के पास है, क्योंकि वैसे सारे लोग थे जिनको दबा दिया गया है। बहुत सारे लोग मरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको दबा दिया गया कम्प्लीटली। मैं एक वहाँ के एक जर्नलिस्ट का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका वर्जन पढ़ रहा था, तो उन्होंने 4 दिन पहले ही कह दिया था कि अब वही लोग बाहर निकलें हाथों में तख्तियाँ लेकर जिनको गोली से मरना हो। तो मतलब वो एकदम से वहाँ की सरकार ने बहुत सख्ती से इसको निपटाया और ये सारे प्रदर्शन बंद हो गए वहाँ पर। इसीलिए ट्रंप भी कहने को मजबूर हो गए कि अभी वहाँ पर शांति हो गई है और ऐसा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अब जब ये मामला बंद हो गया तो ईरान के पास फिर से खुलकर खेलने का मौका है कि अगर वो नैरेटिव सेट कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है इस्लाम के नियम कायदे कानून लागू करने में, तो अब इनके पास मौका है कि अगर ये भाड़े के टट्टू नहीं होते तो थोड़ी न मानते। ईरान की सरकार और मीडिया ये इस्टेब्लिश करेगी कि अगर वो लोग जो सड़कों पर उतरे थे, अगर वो अपनी मर्जी से आए होते तो थोड़ी ना घर में जाते। ये तो पैसे लेकर आए थे $200-300, अब इनको लगा कि $300 के मुकाबले गोली खाना होगा, तो बेहतर है कि भाई $300 400 को भूलो और घर में जाके बैठो। इसीलिए गोली का आपने जिक्र किया, एक छोटा सा सवाल मुझे इससे जुड़ा हुआ याद आ गया। ईरानी मीडिया चला रहा है, वो याद है हमें जब पब्लिक स्पीच देने के लिए ट्रंप वहाँ मौजूद थे, उनके कान से छूकर गोली निकली थी। ईरानी मीडिया अब कह रहा है कि ट्रंप भाई साहब इस बार गोली छूकर नहीं निकलेगी। तो ये तो उल्टी सिचुएशन हो गई है। हाँ ठीक है, तो ये एक तंज कसने का तरीका भी कह लीजिए, और बेसिकली इसमें कोई धमकी नहीं है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं बेसिकली। तो इसमें मतलब ऐसे तो कनेक्ट करें तो लगेगा कि क्या पिछली बार इन्होंने ये पूरा सेट किया था, तो ये वैसा तो नहीं है मामला। लेकिन अब पता नहीं, वो बात निकल के भी सामने नहीं आई। पकड़ने को एक आदमी पकड़ा भी गया था, लेकिन वो बात निकल कर सामने नहीं आई। लेकिन इसको इस तरीके से लीजिए कि अब ये ईरानी जो हैं
अब वो ट्रम्प से हंसी मजाक ठिठोली कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। आखिरी और एक छोटा सा सवाल कि इन सबके बीच में जो कि ईरान के दोस्त बनकर सामने आए हैं रशिया और चीन की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था, डिप्लोमेटिक तरीके से इसे संभालने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद चीन ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आपको लगता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर है अगर वो गलत रास्ते पर चल रही है, और चीन ने भी पिछले कुछ सालों में अपने आप को इतना डेवलप किया है, तो दुनिया अब सिर्फ एक कंट्री की नहीं, एक कुछ मजबूत हाथ और आगे आ रहे दरअसल हैं। आप देखिए, जब वो कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था तो दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। एक उस समय ये यूएसएसआर हुआ करता था, जो अब रूस है, सारे संघीय उसके जो देश थे साथ में थे, और दूसरा एक अमेरिका और उसके साथ वाले उसके दोस्त। अभी बाद के दौर में जब एक दौर आया जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, तो ऐसा लगा कि एक अमेरिका है जो सुपर पावर है। लेकिन पुतिन के बाद जिस तरीके से रूस ने अपने आप को रिवाइव किया है और चाइना का उसको साथ मिला है, तो निश्चित तौर पर मल्टीपोलर वर्ल्ड तो है, लेकिन अगर ऐसे देखें तो एक तरफ अगर अमेरिका है तो काउंटर करने के लिए अब केवल रूस नहीं, उसके साथ चाइना भी खड़ा हुआ है, और कई मामलों में तो चाइना रूस के बड़े भाई की तरह व्यवहार करता है। ये भी देखिए कि अमेरिका ने मतलब जैसे ईरान ने क्या किया, ईरान के साथ लड़ाई की बात की उसने, तो उसने उसी भाषा में जवाब दिया। चाइना के साथ ट्रेड वार था तो चाइना ने भी ट्रेड की भाषा में उसको जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर 125% लगाऊंगा, तो उसने कहा मैं आपके ऊपर 150% लगाऊंगा। बिल्कुल। तो उसके बाद दोनों में ट्रेड अपना जो भी डील हुई है उसमें तो एक बीच का रास्ता निकाला गया जी। तो इसमें ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि अब ऐसा नहीं है कि ट्रंप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जो कुछ भी कर लें। इवन कि बहुत लोग नहीं एग्री करेंगे, और इंडिया के साथ जो जिस तरीके से डील चल रही है और जिस तरीके से ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है, कम से कम इतना तो साफ है कि पिछले 1.5-2 सालों से जो मशक्कत चल रही है उसमें कई मुद्दों पर भारत समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब 500% की वो धमकी दे रहे हैं। 50% तो एक एडिशनल लगा दिया था उन्होंने, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा। अभी IMF का असेसमेंट आया है, नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडिया के लिए 6.6% है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही हेल्दी है। IMF ने यह भी कहा है कि यही रीजन, इंडिया चाइना के रीजन की ही वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन चलेगा और उसमें मेन इंजन इंडिया का होगा। तो ये सब हुआ है जब एक्स्ट्रा एडिशनल उन्होंने टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर ट्रंप ने। उसके बावजूद भी तो ये जो अमेरिका की इमेज पहले हुआ करती थी कि इनविंसिबल है, कोई इसको हरा नहीं सकता है और नीतियाँ वही तय करेगा, तो धीरे धीरे ये चीज़ें टूट रही हैं। उसमें वारफेयर स्ट्रैटेजीज के लिहाज से देखें तो उसे ईरान ने उसको जोर का झटका दिया है, ट्रेड में देखें तो चाइना ने जोर का झटका दिया है, और इंडिया के साथ भी अभी डील सामने आती है तब कंक्लूसिव लाइन बोलना मुनासिब होगा। लेकिन ये भी है कि जो आर्म ट्विस्टिंग करके ट्रंप चाह रहे थे इंडिया के साथ करना, वो नहीं हो पाया है, नहीं तो ये ट्रेड एग्रीमेंट तो पिछले साल ही हो गया होता। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको तमाम उन सवालों के जवाब मिले होंगे जो भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, आपसी देशों से जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम ब्रॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। नमस्कार।